तो कैसे हैं आप लोग। इससे पहले मैंने भारत में पुर्तगालियों के आगमन के बारे में बता दिया था। आज हम डचों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हॉलैंड निवासी थे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। हुआ यूँ कि जब पुर्तगाली भारत में आए हैं तो जब इन्होंने पैसा कमाना स्टार्ट किया, मतलब अपनी कोठियाँ स्थापित की कई जगह पे, तो इनकी समृद्धि देखकर डच जो वहाँ जो हॉलैंड के निवासी थे डच, वो ये देखकर शॉक्ड हो गए। उनको लगा कि अरे यार, इतना सारा पैसा ये लोग कमा रहे हैं तो हमें भी कमाना चाहिए। आम जिंदगी में भी ये चीज़ आप देखते होंगे कि अगर आप 4-5 दोस्त हैं, ठीक है, तो अगर आपको नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में तो आप देखेंगे कि तू कौन की तैयारी कर रहा हो, एसएससी कर लेंगे तो ठीक रहेगा। फिर अगर उससे आप बोर हो जाते हैं तो दूसरे से पूछते हैं तू कौन की तैयारी कर रहा हो, तो एलडीसी। हाँ, एलडीसी भी ठीक ही रहेगा, यही कर लेना चाहिए। ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, तो जो थे डच थे उनको भी लगा कि अरे इतनी ज़्यादा वो संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, वो व्यापार कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको मुनाफा हो रहा था, तो ये भी देखकर ये भी आए, डच आए भारत में। ठीक है, तो 1592 में डच व्यापारियों ने हॉलैंड में ही कंपनी की स्थापना की व्यापार के लिए। ठीक है, कितने में, 1592 ईस्वी में डच व्यापारियों ने क्या किया, हॉलैंड में ही एक डच कंपनी की स्थापना की व्यापार के लिए। फिर 1595 में हाउटमैन नाम के एक व्यापारिक थे, वो भारत आए हैं। हाउटमैन नाम के व्यापारिक वो भारत आए, और भारत में वो आए तो काफ़ी ज़्यादा जब इन्होंने व्यापार किया यहाँ तो उनको काफ़ी ज़्यादा मुनाफा हुआ। ठीक है, और फिर वो वापस लौट गए। तब तो जब वहाँ के व्यापारियों ने देखा तो देखा अरे भाई साहब, कतई जहर है ये तो वो भी कहेंगे अरे हम भी चलते हैं, हमको भी चलना चाहिए व्यापार करने के लिए। तो फिर वो भी आए, और कहा जाता है कि हाउटमैन जब यहाँ से व्यापार करके वापस गए उनके बाद ही हाउटमैन जो थे व्यापार करने के भारत में आए, तो ना उन्हें आने के लिए रोक टोक किया गया, ना उन्हें जाने के लिए रोक टोक किया गया। वो आए और काफ़ी सारी संपत्ति यहाँ से कमाकर वापस चले गए हॉलैंड। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, डचों का आना जाना फिर उसके बाद लगा रहा। उसके बाद क्या होता है कि 1597 में वो काफ़ी क्या किया गया, अपार धनराशि लेकर लौटा। कौन, हाउटमैन। ठीक है, फिर 1602 ईस्वी में पूर्व से व्यापार करने के लिए, क्योंकि हम लोग यूरोप से हम लोग इस तरफ पूर्वी की तरफ ही पढ़ते हैं, तो पूर्व से व्यापार करने के लिए क्या किया गया, यूनाइटेड डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। कब हुई थी, 1602 में, पूर्व से व्यापार करने के लिए। पता है क्या, जो उस टाइम जो था ना, पता नहीं उस टाइम का सिचुएशन तो हम समझ नहीं सकते हैं, लेकिन सब अपने बाप दादा का खेती बना दिया था इंडिया को। जिसको मन करता था मुंह उठा के आ जाता था, और सिर्फ अगर व्यापार करने तक ही सीमित रहता तो समझ में भी आता। एक्चुअली क्या है ना, ये सब पढ़ाने का ना बिल्कुल मन नहीं करता, ये सब कि भारत में है कि अपने कंट्री के बारे में कोई लूट रहा है और उसके बारे में आप पढ़ा रहे हो, तो कैसा लगता है आप समझ सकते हैं। लेकिन क्या करें, एग्जाम में पूछता है सवाल तो पढ़ाना पड़ेगा। तो कब, 1602 ईस्वी में पूर्व से व्यापार करने के लिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ठीक है, और वो फिर भारत में उनका व्यापार होने लगा। अगर पिछले क्लास आपको याद होगा तो मैंने बताया था कि पुर्तगालियों के आने से पहले हम लोग का व्यापार ज़्यादातर कहाँ से होता था, अरबों से होता था। तो जब पुर्तगाली भारत में आए थे तो अरबों को क्या हुआ था, प्रॉब्लम हुआ था, दिक्कत हुआ था। वो कैसे भी करके उनको यहाँ व्यापार करने देना नहीं चाहते थे, लेकिन पुर्तगालियों ने फिर अपनी कोठियाँ बनाई, व्यापार भी किया। तो जस्ट वैसे ही जब डच आए भारत में तो पुर्तगालियों को क्या हुआ, प्रॉब्लम होने लगा। वो काफ़ी षड्यंत्र करने लगे उनको यहाँ से हटाने के लिए, उनमें संघर्ष भी चला। तो पुर्तगाली और डच का संघर्ष, देखिए कोई भी चीज़ अगर एक ही आप रियल लाइफ में देख लीजिए, अगर कोई कोचिंग है कहीं पे भी खुला हुआ है और जस्ट उसके बगल में ही एक कोचिंग आप खोल लीजिए। ठीक है, तो मास्टर चाहे टीचर चाहे कितना भी बोल लेकिन वो फर्क नहीं पड़ता, मगर अंदर ही अंदर उसको फर्क पड़ रहा होता है कि अरे उसमें 4 लेकिन ज़्यादा जा रहा है, हमारा में 4 लेकिन कम आ रहा है।
कैसे करें, क्या करें। तो फिर स्टार्ट करता है 500 रुपया का कोर्स, 400 रुपया का कोर्स, मतलब अपने कोर्स का दाम कम कर देता है, ऐसा होता है। तो ऐसा ही क्या हुआ, पुर्तगालियों से उनका संघर्ष हुआ। तो पुर्तगालियों ने चाहा कि हम इनको हटा दें, कैसे भी षड्यंत्र करके, कैसे भी करके, लेकिन वो सफल नहीं हुए। तो उनके बीच में संघर्ष शुरू हो गया। सबसे पहले तो 1605 में डचों ने क्या किया, पुर्तगालियों से जो मसाले का एक द्वीप था एनबोएना, वो छीन लिया, ठीक है, और जकार्ता पर भी अधिकार कर लिया। किसने? डचों ने। एनबोएना पर जो मसाले के लिए काफी प्रसिद्ध था उसको छीन लिया और जकार्ता पर भी अधिकार कर लिया। और फिर जस्ट उसके काफी टाइम बाद 20 या जब उसने मसालों की खेती पर, जहाँ पे मसालों की जो फेमस था एनबोएना, यहाँ पे जब डचों ने अपना अधिकार कर लिया तो वहां से मसाले जो बाहर देशों में जाते थे उनकी काफी ज्यादा मांग होती थी उस टाइम पे, और मसाले बेचकर ही वो काफी उनको मुनाफा हो जाता था, ठीक है। तो ये सिलसिला कम से कम 20-30 साल तक चलता रहा और उनको काफी ज्यादा इस चीज में मुनाफा भी मिलता रहा डचों को। ये संघर्ष चलता रहा। फिर उन्होंने क्या किया, कहते हैं ना कि लालच ऐसा चीज होता है कि आप जितना भी करो आपका उससे पेट नहीं भरेगा, ठीक है, कभी पेट नहीं भरेगा लालच से। तो फिर उन्होंने क्या किया, 30 से 35 साल बाद 1639 में क्या किया, उसने डचों ने गोवा को घेर लिया। मतलब डचों ने क्या किया कि आते ही क्या किया, पुर्तगालियों जितने भी कोठी थे जो उन्होंने व्यापार के लिए बनाए थे उन पे कब्जा करना शुरू कर दिया। ये सारी प्रक्रिया होती रही, ठीक है। तो क्या किया, 1639 में गोवा को घेर लिया। अब उनमें क्या हुआ, संघर्ष भी हुआ पुर्तगालियों में और डचों में काफी ज्यादा। प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारे कंट्री में आकर कोई और संघर्ष कर रहा है। मतलब पुर्तगाल भी बाहर के थे और डच भी बाहर के थे, और पुर्तगाल को प्रॉब्लम हो रहा है डच से, जबकि भारत को प्रॉब्लम होना चाहिए था इन दोनों से, और इन दोनों को पकड़ के मार के भगाना चाहिए था। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, तो सब चाहता था कि मेरा ही फायदा हो जाए, मेरा ही फायदा हो जाए, हर राज्य चाहता था मेरा ही फायदा हो जाए। तो वो फ्यूचर नहीं देख पाए, जबकि ये फ्यूचर देख रहे थे कि हम जब यहाँ पे हमारा जब साम्राज्य स्थापित हो जाएगा तो हम कैसे व्यापार करेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सारी ये फ्यूचर देख रहे थे। लेकिन जो भारत के जो उस टाइम राजा लोग थे वो ये चीजें नहीं देख पा रहे थे, वो बस अपने फायदे के चक्कर में ही थे। तो क्या किया, 1640 में गोवा को घेर लिया, और फिर 2 साल बाद क्या किया, उन्होंने मलक्का पर अधिकार कर लिया। मलक्का, फारस के खाड़ी में जो मलक्का, उस पर क्या किया, इन्होंने अधिकार कर लिया डचों ने। फिर डचों ने इस पे अधिकार कर लिया, मलक्का पे अधिकार कर लिया, और फिर पुर्तगालियों में और डचों में संघर्ष तो होता ही रहा, मगर उनकी स्थिति बहुत बिगड़ती गई पुर्तगालियों की, क्योंकि जितने भी उनके कोठिया थे उन पे क्या किया, या तो उनको अधिकार कर लिया या उनको छीन लिया। ये सारी चीजें डचे करते आ रहे थे, क्योंकि वो अपना क्या करना चाहते थे, अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे या स्थापित करना चाहते थे भारत पे व्यापार के लिए। शुरू में तो इनका जो मकसद था, जितने भी भारत के बाहर से हैं उनका मकसद, मेन मकसद था व्यापार के लिए ही। लेकिन जब उन्होंने यहाँ की स्थिति देखी कि यहाँ आपस में ही एक दूसरे से बनते नहीं हैं, तो इन्होंने क्या किया कि बाद में जाके हुआ कि फूट डालो शासन करो, जब अंग्रेज आए तब। लेकिन ये सारी चीजें शुरू से ही शुरू हो गई थी, ठीक है। और फिर क्या किया, 1641 में मलक्का पर अधिकार कर लिया, ठीक है। और फिर 1648 में पुर्तगालियों की सत्ता को क्या किया, समाप्त कर दिया। और उनके जितने दक्षिण में भी जितने भाग थे, जितने भी उन्होंने कोठियां मारी थी, सब पे, 1-2 को भी छोड़कर सब पे उन्होंने क्या किया, अपना अधिकार कर लिया, और उनको किसी लायक नहीं छोड़ा पुर्तगालियों को, ठीक है। जैसे अरब से पहले व्यापार होता था, फिर पुर्तगाली आए, तो अरब का जो व्यापार था वो सारा क्या हो, खत्म हो गया। जब डच आए तो पुर्तगालियों क्या हो गया, और फिर इनका जो व्यापार था, मतलब मेन माध्यम यही बन गए। इंडिया से अगर कहीं बाहर में व्यापार करना है, विदेश में उस टाइम पे व्यापार करना था, तो मेन जो माध्यम बन गए वो डच ही बन गए उस टाइम पे, 1648 के आसपास आते आते, ठीक है। और फिर डचों ने क्या किया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, ये सारी जगहों पे अपनी कोठी स्थापित कर ली। किस किस पे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और गुजरात में अपने कोठियां स्थापित कर ली। और फिर 1610 में
पुलिकट में, और फिर 1616 में सूरत में, और 1651 में चुनूरसा में, चुनसूरा में, इन सारी जगहों पे भी अपनी कोठियां स्थापित कर ली। और अब इनका मकसद, मेन मकसद व्यापार करना नहीं, अपने साम्राज्य को स्थापित करना बन गया यहाँ पे, जो कि बाद में जाके बदला भी, लेकिन यहाँ तक से इनका ये मकसद हो गया। तो कब 1610 में कहाँ किस पे कोठी बनाई? पुलकिट में, फिर 1616 में सूरत में, 1651 में चुनसूरा में, ठीक है। और पुलिकट में इन्हें पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय बनाया। पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय मतलब पूर्वी क्षेत्र से अलग कंट्री में व्यापार करने के लिए उन्होंने कहाँ बनाया मुख्यालय? पुलिकट, क्योंकि वहां से काफी इनको फायदा होता था, या फिर वहां से कहें तो कि व्यापार करने की जो स्थिति थी वो काफी आसान होती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और फिर पटना में भी अपनी कोठी बनाई थी इन्होंने, डचों ने। फिर कासिम बाजार, बारानगर, नागमपट्टम और कोचीन, ये सारी जगहों पे उन्होंने कोठी बना ली, ठीक है। और इनका व्यापार सब चलता रहा। उन्होंने काफी, जब तक अंग्रेज नहीं आए तब तक इनका व्यापार चल ही रहा था। लेकिन क्योंकि अंग्रेज को आने में टाइम तो थोड़ा नहीं लगा, जब आसपास के ही काल में ये सारे आए थे, लेकिन ये सारे जो थे, इनका जो 90% जो मकसद था वो था व्यापार करना, ठीक है। लेकिन अंग्रेज क्या थे, वो आते ही जैसे ही उनका आना हुआ भारत में, तो कुछ टाइम तक तो उन्होंने, थोड़े समय तक उन्होंने व्यापार किया, लेकिन उनका फिर मेन मकसद क्या बन गया कि यहाँ पे उन्होंने काफी सारे राजनीतिक मुद्दों में छेड़खानी कर दी। जबकि पुर्तगाली और डचों ने भी ये काम किया था, ठीक है। डेन भी आए थे, डेनमार्क के निवासी जो डेन है वो भी आए थे, ठीक है। इन्होंने तिंजोर की राजधानी त्रावणकोर पे क्या किया? अपना उपनिवेश कायम किया। उपनिवेश मतलब व्यापार करना मतलब प्रारंभ कर दिया, ऐसे आप समझ सकते हैं आसान भाषा में। फिर उन्होंने 1676 ईस्वी में श्री रामपुर पर अधिकार कर लिया। किस पर? डेनों ने श्री रामपुर पर। मगर ये काफी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा ऑलरेडी संघर्ष चल रहा था, और उसमें ये क्या कर रहे थे, इनका व्यापार सही ढंग से हो नहीं रहा था। जो डेनमार्क से डेन आए थे, तो उन्होंने जितना भारतीय जो जगह जगह पे जहाँ पे इनका व्यापार केंद्र था, ये लास्ट में अपना व्यापार अंग्रेजों के हाथ में बेचकर चले गए, ठीक है। ऐसे अगर देखा जाए, अगर भारत उस टाइम पे उतना फ्यूचर सोच पाता, देख पाता, अपने फायदे के लिए नहीं अगर सोचता, तो शायद स्थिति आज कुछ और होती। सिर्फ मेरे कह देने से ऐसा कुछ नहीं होने जाने वाला, लेकिन शायद कुछ हद तक स्थिति चेंज होती। इस बात पे आप भी एग्री करेंगे। क्या है ना कि हम लोग उस टाइम पे ना, अभी भी चलता है अतिथि देवो भव चलता आ रहा है, और इसी की वजह से हम लॉस में जाते गए हैं। चाहे पास्ट से लेके अभी तक कोई भी आता है, हम उसका सम्मान करते हैं, और उसकी जो क्या वो सोच रहा है हमारे बारे में, और क्या उसकी दृष्टि है भारत पे, इसको हम कभी जज ही नहीं कर पाए, और ना हम करना चाहते हैं शायद, इसीलिए ऐसा नहीं हो पाता। और ये सारी स्थिति हमारे देश को कमजोर करती गई धीरे धीरे। अगर जैसे अभी परिस्थितियां हैं, अभी तो बॉर्डर काफी जगहों पे काफी देश में बन गई है, और जाने में वीजा ये सब पासपोर्ट वगैरह सब लगता है, मगर ये सारी प्रक्रिया तो पहले थी नहीं। तो कोई भी मुंह उठाकर आता था, पैसे कमा कर जाता था। अब ये पता नहीं कि उसका फायदा उस टाइम पे भारत को होता था या नहीं, ठीक है, लेकिन ये जो भी हो रहा था गलत ही हो रहा था। तो ये सारी चीजें हो रही थी उस टाइम पे, और भारत इसी चीज का शिकार बनता गया है, अतिथि देवो भव। तू अभी था आवा पैसा कमा के जा, तू अभी था आवा पैसा कमा के जा, पहले ये सारी चीजें चल रही थी, और यही चीज हमारे देश को ले डूबी। क्योंकि मैं ये नहीं कर रहा हूं कि ये गलत है, सही है, लेकिन तब जब आप सामने वाले की व्यक्ति है जो, उसके दिमाग में क्या चल रहा है ये आपको पता हो। क्योंकि वो तो नए थे, जितने भी आए थे, तो जो भारत में स्वयं शासन कर रहे थे, उनको क्या पता था कि ये क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। बहुत गुस्सा आता है यार, ये सारी चीजें जब आप इतिहास पढ़ोगे तो ये हर चीजें सुन के बहुत गुस्सा आएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। लेकिन क्या करोगे, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा।
आप सोचते हैं कभी कभी दिमाग में हल्के से 1 सेकंड के लिए सोचिएगा कि कोई है जो हमारे देश पे शासन किया, यहाँ पे बहुत सारे कत्लेआम किए, खून किए, हमारे देश को लूटा, हमारी भारत माँ को लूटा, उसकी जमीन को लूटा, मंदिरों को तक को तोड़ा इन्होंने, और इनके बारे में क्या पढ़ाना पड़ रहा है, जिन्होंने व्यापार कब किया, कोठी कब खोली, ये सारी चीजें पढ़ाना पड़ रहा है। ये सारी चीजें पढ़ाने में भी गुस्सा आता है। पता नहीं किनको आता है, नहीं आता, मगर मुझे तो आता है भाई, मुझे होती है प्रॉब्लम, थोड़ा गुस्सा आ गया मेरे को, लेकिन क्या करूं। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे। फिर पढ़ाना पड़ेगा जो देश को लूटे, हमारे देश पे शासन किया, जिन्होंने कितने हमारे सूरवीरों का क्या बोलूं मैं, कत्ल किया, उनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और इनका एक एक चीज़ आपको बुक में मिलेगा कि कोठी कब खोली, ये क्या किया, वो क्या किया, मगर हमारे सूरवीरों के बारे में उनकी पूरी जीवनी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जबकि अंग्रेज़ के बारे में अगर आप लोग पढ़ोगे तो ये वायसराय है, वो वायसराय है, फलाना तब आए थे, कब उन्होंने ये सोचा, कब इन्होंने ये सोचा कि हम ये करेंगे, कब इन्होंने सोचा कि अरे हम ये करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ने को मिलती है। लेकिन जो हमारे देश के सूरवीरों थे उस टाइम पे, एक एक इंसान इम्पोर्टेंट था जो शहीद हुआ था उस टाइम पे। लेकिन क्या हम लोग, क्या हो रहा है, उनके बारे में हम लोग क्या जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। उनकी एक एक चीज़ें जान पाएंगे कि उन्होंने क्या सोचा, अरे उसने क्या सोचा, नहीं जान पाएंगे। जिनमें जो मेन मकसद था, जो मेन हाथ था, अंग्रेजों का ही था, जिन्होंने क्या किया, हमारे इतिहास को ठीक से उभरने ही नहीं दिया। ठीक है, तो चलिए, अब आप इतना ज़्यादा बोलूँगा तो आप बोलेंगे कि लेक्चर दे रहे हैं, नेता बन रहा है, छोड़ो हटाओ। तो फिर इसके बाद हम लोग अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, मजबूरी है पर क्या करें, पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली बार। जय हिंद।